नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़बरदस्त हैं। तो दोस्तों, आज है डे 3 ऑफ 21 डेज़। यदि आपने डे 1 की और डे 2 की वीडियो मिस कर दी है तो उस वीडियो को देख लेना इस वीडियो के बाद। और आज इस वीडियो में डे 3 में हम एक शानदार स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं और वो शानदार स्ट्रक्चर बेस्ड होगा ऐसे सेंटेंस पर जिसमें हम किसी भी काम को वर्क इन प्रोग्रेस दिखाते हैं। कोई काम प्रगति पर है, कोई काम चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, अभी हाल ही में काम चल रहा है। ऐसे सेंटेंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम समझेंगे कि कहाँ पर इज़ का इस्तेमाल होता है, कहाँ पर एम का इस्तेमाल होता है और कहाँ पर आर का इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, इज़ एम आर का यूज़ समझने वाले हैं और इसके साथ साथ हमें क्या समझना है, हमें यह समझना है कि यह आज इस वीडियो में हम ऐसे सेंटेंस को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें किसी भी काम की कंटिन्यूटी को दिखाया जाता है। कोई काम प्रगति है, मतलब किसी का वर्क इन प्रोग्रेस, अगर कोई एक्शन, कोई कार्य वर्क इन प्रोग्रेस है तो ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं हमेशा की तरह एक स्ट्रक्चर बोर्ड पर लिख देता हूँ जिसको आपको नोट करना है और समझना है। ठीक है दोस्तों, देखो, ठीक है। सबसे पहले हमें यूज़ करना है सब्जेक्ट, फिर इज़ या फिर एम या फिर आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन इसमें हम आईएनजी को ऐड कर देंगे, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। क्लियर है दोस्तों। देखो, एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिख दिया है जिसको आपको नोट करना है और इसको अभी मैं समझाता हूँ। लेकिन समझाने से पहले आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है, क्या कि यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल, इसका यूज़ ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए या लिखने के लिए करेंगे जिस सेंटेंस में हम किसी भी कार्य का होना दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किस तरह के सेंटेंस, जैसे कि अभी बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ, तो मैंने बोलना स्टार्ट किया था और अभी तक बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर काम अभी चल रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम यहाँ पर इसकी हेल्प से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और यदि दूसरी चीज़ बोलूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप मुझे सुन रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो, तो इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ और आप क्या कर रहे हो, सुनने का काम कर रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो, तो इसका मतलब कार्य भी वर्क इन प्रोग्रेस है, कार्य भी चल रहा है। इस तरह के सेंटेंस को हम इसी की हेल्प से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर भी क्या हो रहा है, काम वर्क इन प्रोग्रेस है। क्लियर है दोस्तों। दूसरी चीज़, मैं अपने दोस्तों के साथ सीपी या फिर किसी भी जगह पर घूमने जा रहा हूँ, तो ऐसा कोई कार्य, मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ऐसा कोई कार्य जिसमें किसी भी कार्य के होने को दिखाया जाता है कि कार्य अभी चल रहा है, कार्य समाप्त नहीं हुआ है, कार्य चल रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम सिर्फ इस एक रूल की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। देखो, अब सबसे पहले आपको पहचान तो क्लियर हो गई। अगर नहीं हुई तो एक सिंपल सी चीज़ समझना कि किसी भी हिंदी के सेंटेंस के एंड में कहीं भी आपको रहा है, रही है, रहे हैं दिख रहा है, तो उस सेंटेंस को हम इसकी मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। दो चीज़ें मैंने बताई है, या तो देख लो कि कार्य चल रहा है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, तो इसकी हेल्प से कर दोगे। और दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है, तो वो बताता है कि कार्य भी चल रहा है। मैं केमिस्ट की दुकान पे जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ, अभी कार्य जाने का काम मैं कर रहा हूँ, तो कार्य चल रहा है और लास्ट में क्या है, रहा है। ठीक है। मैं आपसे अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी नॉलेज, जितनी भी नॉलेज, छोटी मोटी नॉलेज जो भी मेरे पास है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर काम हो रहा है शेयर करने का काम मैं कर रहा हूँ, तो कार्य चल रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इस रूल को इस्तेमाल करूँगा, इस रूल को यूज़ करूँगा और इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा, या फिर इंग्लिश में बोलूँगा, या फिर इंग्लिश में लिखूँगा। क्लियर है दोस्तों। देखो, अब सबसे पहले पहचान क्लियर हो जाने के बाद आप क्या करोगे, इस रूल को फॉलो करोगे और इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दोगे। जैसे कि अब सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताता हूँ, हर वीडियो में बताया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, इज़ एम आर, तो इसमें हम पहली बार डिस्कस कर रहे हैं। वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। यदि आपने फर्स्ट डे 1 की वीडियो और डे 2 की वीडियो देखी है तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी, और अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना। और फिर भी जो आज पहली बार हमारी इस वीडियो को, डे 3 की वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो दोस्तों, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट तो आप सभी को जो मेरी डे 1 और डे 2 की वीडियो देख रहे हो उनको तो पता ही है। बाकी नए बच्चों के लिए क्या है कि सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, मतलब कि कर्ता। कर्ता क्या होता है, जो किसी भी सेंटेंस में कोई भी कार्य करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप मुझे सुन रहे हो, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, तो सुनने का काम हो रहा है इस सेंटेंस में, लेकिन सुनने का काम कर कौन रहा है, वो आप कर रहे हो। तो आप मुझे सुन रहे हो, यदि मैं यहाँ से आप हटा दूँ, देखो एग्जाम्पल लिख देता हूँ, आप मुझे
सुन रहे हो। सेंटेंस है हिंदी में कि आप मुझे सुन रहे हो। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि सबसे पहले देखना है कि पहचान क्या है। पहचान क्या है? इसमें कार्य हो रहा है, आप मुझे सुन रहे हो। आपने सुनना ख़त्म नहीं किया, बंद नहीं किया, आप सुन रहे हो अभी भी। तो आप मुझे सुन रहे हो, तो यहाँ पर हम पहचान से कैसे डिसाइड करेंगे कि लास्ट में रहे हो आ रहा है, इसका मतलब कार्य प्रगति पर है, मतलब कि वर्क इन प्रोग्रेस है, कार्य चल रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर इस रूल का इस रूल का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे बहुत इजी तरीके से। देखो, आप मुझे सुन रहे हो, सबसे पहले पहचान देखी क्या है? रहे हो। ठीक है, तो इस रूल का इस्तेमाल होगा। अब इस रूल का इस्तेमाल होगा तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला, कर्ता। अब आप मुझे सुन रहे हो में काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कौन है? किस पर पूरा सेंटेंस ये बेस्ड है? तो ये बेस्ड है पूरा का पूरा सेंटेंस आप पर। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर मैं आप हटा देता हूँ तो मुझे सुन रहे हो, इसका अर्थ पूरी तरीके से नहीं निकलता। तो यदि सब्जेक्ट हटा दिया जाएगा तो अर्थ अधूरा रह जाएगा दोस्तों। तो अर्थ अधूरा ना रह जाए, मीनिंगफुल जो सेंस हो वो पूरी की पूरी आए, इसीलिए हम यहाँ पर सब्जेक्ट का भी इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर जो एक्टिव है इस पूरे सेंटेंस में वो कौन है? आप है, क्योंकि आप काम कर रहे हैं मुझे सुनने का, है ना। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं मुझे सुनने का, तो इसलिए आप यहाँ पर एक्टिव हैं। तो आप मुझे सुन रहे हैं में सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, और सब्जेक्ट क्या है? आप। क्लियर है? और आपको इंग्लिश में बोलते हैं हम यू, है ना दोस्तों। अब साथ के साथ इस एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हमारा बीत जाता है, तो इसलिए आप साथ के साथ एग्जाम्पल को देखते हैं और साथ के साथ रूल को भी समझते हैं। देखो, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला, कोई भी व्यक्ति जो कार्य करता है, कोई भी कार्य कर रहा हो। यहाँ सुनने का काम हो रहा है तो सुनने का काम आपने किया है या आप कर रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पर आपके लिए हम क्या लिखेंगे? इंग्लिश में यू लिखेंगे। क्लियर है? तो सब्जेक्ट हमने क्लियर किया, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या आएगा? इज, एम, आर में से किसी एक का हमें चूज़ करना होगा, किसी एक का यूज़ करना होगा। किसका यूज़ करेंगे? ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हमेशा की तरह अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम उसके साथ इस का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? इज़ का इस्तेमाल करेंगे यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। यदि सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है या फर्स्ट पर्सन के साथ साथ प्लूरल है और सेकंड पर्सन है तो उसके साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है दोस्तों? देखो, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत इजी बात है और बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है। बहुत ध्यान से आपको सुनना है, क्या सुनना है, क्या समझना है। देखो, मैंने कहा कि इज़, एम, आर में से कोई एक चीज़ का हमें यूज़ करना है। किसका यूज़ करेंगे? ये डिसाइड करता है सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर तो होता है कोई तीसरा व्यक्ति, और सिंगुलर व्यक्ति कोई एक व्यक्ति, तो उसके साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यदि आपको ये डाउट है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, तो एग्जांपल मैं दे देता हूँ। ही, शी, इट। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है दोस्तों? थर्ड पर्सन सिंगुलर यहाँ लिख देते हैं, ही, शी और इट, या फिर किसी अकेले व्यक्ति का नाम, एनी नेम ऑफ अ सिंगुलर पर्सन। किसी अकेले व्यक्ति का नाम यदि सब्जेक्ट के रूप में हो तो आपको उसके साथ इज़ का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? इज़ का यूज़ करना है। और यदि सब्जेक्ट में केवल और केवल आई हो, क्या हो? आई, तो आपको उसके साथ हमेशा एम का यूज़ करना है। लेकिन सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो जाए, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो जाए, प्लूरल का मतलब क्या होता है? प्लूरल का मतलब होता है कि दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्ति। क्लियर है? तो दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति हो एज अ सब्जेक्ट, तो वहाँ पर हम आर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? आर का यूज़ करेंगे। क्लियर है दोस्तों? देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट यूज़ करने के बाद, इज़, एम, आर में से कोई एक चीज़ यूज़ करने के बाद फिर हम करते हैं ऑब्जेक्ट का यूज़। ऑब्जेक्ट की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, जैसा कि अभी तक हम डे 1 और डे 2 में करते आए हैं। और डे 3 में भी क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम काम को करता हुआ दिखाना चाहते हैं कि काम अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, काम अभी हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसलिए हम इसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी वर्ब में ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अब सेंटेंस को ज़रा ट्रांसलेट कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। देखो, सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले आएगा, आप मुझे सुन रहे हो में सब्जेक्ट क्या है? यू है, कि आप है, तो आपको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद इज़, एम, आर में से कोई एक चीज़ हमें यूज़ करनी है। अभी मैंने क्लियर किया था कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो इज़ का यूज़ करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हो, प्लूरल हो तो हमें आर का यूज़ करना है। लेकिन अगर आई हो, क्या हो? आई, तो उसके साथ हम केवल और केवल एम का यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पर क्या है, यू है। अब यू के साथ किसका यूज़ होगा, आर का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा दोस्तों, आर का, यू आर, क्लियर है। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। यहाँ पे वर्ब क्या है, आप मुझे सुन रहे हो, तो इसमें वर्ब है सुनना। क्या है वर्ब, सुनना। तो सुनने को कहते हैं लिसन। क्या कहते हैं, लिसन। यू आर लिसन, लेकिन इसमें क्या करना है, आईएनजी को भी ऐड करना है। वर्ब में आईएनजी को ऐड करना है। क्यों, क्योंकि हम किसी भी कार्य के वर्क इन प्रोग्रेस को दिखाना चाहते हैं कि कार्य अभी चल रहा है, कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो यू आर लिसनिंग, यहाँ आईएनजी ऐड कर देंगे, तो यू आर लिसनिंग। अब लिसन की जो प्रीपोजिशन होती है वो होती है टू। क्या होती है, टू। लिसन के साथ हमेशा टू हम ऐड करते हैं क्योंकि यह लिसन की प्रीपोजिशन होती है। तो दोस्तों यू आर लिसनिंग टू किसको, आप मुझे सुन रहे हो, तो मुझे का मतलब होता है मी। देखो कितनी इजी तरीके से हमने इसको ट्रांसलेट किया है। इस तरीके से आप भी ट्रांसलेट कर सकते हो, बशर्ते आपको इस रूल को अच्छे से समझना होगा। तो आप मुझे सुन रहे हो, कोई इंग्लिश में बोलते हैं यू आर लिसनिंग टू मी, कि आप मुझे सुन रहे हो। यहाँ पर टू इसलिए लगाया गया है क्योंकि लिसनिंग की प्रीपोजिशन टू होती है। लिसनिंग के साथ हमेशा टू हम यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद शायद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए चीज़ें। मैं सीपी जा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं सीपी जा रहा हूँ। हमने क्या लिया है दोस्तों, एग्जाम्पल, मैं सीपी जा रहा हूँ। अब इसके साथ आप कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं आप सीपी अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, अपने मम्मी पापा के साथ जा रहा हूँ, अपने भाई के साथ जा रहा हूँ, अपनी सिस्टर के साथ जा रहा हूँ, किसी के साथ जा रहा हूँ, तो वहाँ पर ऐड कर सकते हो। लेकिन मेन फोकस क्या है, स्ट्रक्चर को हमें ट्रांसलेट करना है ना। स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे, इस सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि इस सेंटेंस की पहचान क्या है। क्या इस सेंटेंस को हम क्या इस रूल की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, या इंग्लिश में बोल सकते हैं, या इंग्लिश में लिख सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लास्ट में चले जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि इसकी पहचान क्या है, रहा हूँ। मतलब कि मैं जा रहा हूँ, अभी पहुँचा नहीं हूँ, निकल तो गया हूँ, मैं रास्ते में हूँ, जा रहा हूँ। तो रास्ते में हूँ, कार्य चल रहा है, अभी पहुँचा नहीं हूँ, तो इसलिए हम क्या समझेंगे कि ये कार्य अभी चल रहा है, जाने का काम हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस रूल का यूज़ करेंगे, इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट बहुत ईजी तरीके से कर देंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पर मैं सीपी जा रहा हूँ। कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं मतलब आई। ठीक है दोस्तों, तो मैं के लिए आ गया आई। उसके बाद सब्जेक्ट का, हाँ, जब सब्जेक्ट को हमने देख लिया क्या है, उसके बाद इज़ एम आर में से कोई एक चीज़ का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, आई के साथ। देखो यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि आई के साथ एम का यूज़ होता है। तो आई के साथ किसका यूज़ करेंगे, एम का यूज़ करेंगे। तो आई एम, तीनों में से कोई एक चीज़ हमने देख ली, एम आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, जा रहा, मतलब क्या, जाना। वर्ब क्या है इसमें, जाने का काम हो रहा है, मैं सीपी जा रहा हूँ। तो यहाँ जाने का काम हो रहा है, तो जाने को क्या कहते हैं, बहुत सिंपल है, आप सभी को पता है, गो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई एम गो। लेकिन मैंने क्या कहा कि इस तरह के सेंटेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करते हैं। क्या करते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करते हैं। तो आई एम गोइंग, कहाँ जा रहा हूँ, और गो की डे वन में ही मैंने आपको बताया था कि गो की प्रीपोजिशन भी क्या होती है, टू होती है। तो आई एम गोइंग टू, कहाँ जा रहा हूँ, सीपी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कहाँ जा रहा हूँ दोस्तों, सीपी। सीपी क्या होती है, कैन नॉट प्लेस, दिल्ली में एक जगह है ना। आई एम गोइंग टू सीपी, सीपी एक जगह का नाम है, कैन नॉट प्लेस बोलते हैं, दिल्ली में है। क्लियर है दोस्तों। चलो एक सेंटेंस को और देख लेते हैं। सेंटेंस है दोस्तों, वह मुझ पर हंस रही है ना। वह मुझ पर हंस रही है, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आप सभी को पता है कि हमें सबसे पहले क्या स्टेप उठाना है, सबसे पहले देखना है कि इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान है दोस्तों रही है, मतलब कार्य चल रहा है, वह अभी भी हंस रही है मुझ पर। तो यहाँ पर कार्य चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, हंसने का काम अभी हो रहा है। तो यहाँ पर हमने ये तो पता करा कि भाई इस स्ट्रक्चर में काम चल रहा है, इसका मतलब हमें इस रूल का यूज़ करना है। लेकिन रूल का यूज़ करने से पहले हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर फाइंड करना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वह मुझ पर हंस रही है, काम क्या हो रहा है, हंसने का। और हंस किस पर रही, कौन रही है, वह हंस रही है, किस पर, मुझ पर। तो हंसने का काम कर कौन रहा है, वह कर रही है। तो दोस्तों वह मतलब लड़की है यहाँ पर, है ना, रही है। तो लड़की के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शी।
शी के साथ क्या आता है, इज़। शी इज़ एम आर में से हम किसी एक का यूज़ करेंगे। मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम उसके साथ इज़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है कि नहीं, बिल्कुल है। शी एक लड़की का है, लड़की की बात हो रही है और वह अकेली है। तो शी इज़, शी के साथ आएगा इज़, शी इज़। अब आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, हंसना। वर्ब क्या है, हंसना। तो हंसने को कहते हैं लाफ। शी इज़ लाफ, लेकिन इसमें हम क्या कर देंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे। शी इज़ लाफिंग। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लाफ की प्रीपोजिशन होती है एट। दोस्तों आपको ना बहुत सारी वर्ब्स ऐसी मिलेंगी जिनके साथ ना हम एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन को ऐड करते हैं। वो ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ पर उसके साथ ही यूज़ की जाती है। वो उसकी प्रीपोजिशन होती है जिसको हमें याद करना होता है, ठीक है। तो शी इज़ लाफिंग, अब लाफ की जो प्रीपोजिशन है ना वो एट होती है। शी इज़ लाफिंग एट, क्योंकि यहाँ पर एट के बाद हम किसी पर्सन का नाम लेने वाले हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं कि किस पर हंस रही है। तो वह मुझ पर हंस रही है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मुझ पर। तो शी इज़ लाफिंग एट मी। शी इज़ लाफिंग एट मी, वह मुझ पर हंस रही है। यहाँ पर इस चीज़ को आपको क्लियर रखना है। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी सारी की सारी चीज़ें। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अभी मैंने पॉजिटिव सेंटेंस कराया, अब इसके लिए मैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या मैं अलग से वीडियो बनाऊँ, नहीं दोस्तों, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ यहाँ पर इतना याद रखना है कि जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हमें क्या करना है, थर्ड प्लेस पे नॉट ऐड कर देना है। कहाँ पर, जो ये थर्ड प्लेस है ना, यहाँ पर हमें नॉट ऐड कर देना है। अब नॉट यहाँ लिख देंगे तो वो अपने आप में नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि वह मुझ पर नहीं हंस रही है। अगर मुझे ऐसा बोलना हो कि वह मुझ पर नहीं हंस रही है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ और कार्य चल रहा है। हंसने का काम वह नहीं कर रही है, तो कार्य चल रहा है। तो शी इज़ नॉट है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा था मैं कह रहा था कि अगर कोई भी सेंटेंस नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें थर्ड प्लेस पर नॉट ऐड कर देना है, बस। और ज़्यादा कोई ज़रूरत, और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बस शी इज़ नॉट लाफिंग एट मी, ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और यदि हमें क्या करना है, यदि हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें क्या करना, फॉर एग्जांपल, क्या वह मुझ पर हंस रही है। अब मैं इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाऊंगा, देख, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखना है कि क्या वह मुझ पर हंस रही है, ये क्वेश्चन है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या वह मुझ पर हंस रही है, तो यहाँ पर हम पूछ रहे हैं, किसी एक पर्सन से पूछ रहा हूँ, क्या वह मुझ पर हंस रही है ना। हाँ, क्या वह मुझ पर हंस रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन किससे पूछा है, क्या से। तो क्या वह मुझ पर हंस रही है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे येस और नो में आंसर चाहिए, क्या वह मुझ पर हंस रही है या नहीं। तो बंदा क्या बोलेगा जिससे मैंने पूछा है, हाँ यस, या फिर नहीं, नो, शी इज़ नॉट लाफिंग एट यू। और हंस रही है तो शी इज़ यस, शी इज़ लाफिंग एट यू, वह आप पर हंस रही है। तो यहाँ पर अभी क्या करना है, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसके लिए एक सिंपल सी चीज़ आपको यहाँ चेंज करना है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इज़ एम आर को सब्जेक्ट से पहले लिख देना है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी, है ना। बात समझ में आ रही है ना आपको। मैं क्या कह रहा हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन येस और नो में हो सकते हैं, क्वेश्चन में डबल फैमिली भी हो सकती है। वो सभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछने के लिए आपको क्या करना है, यदि उस सेंटेंस में कोई डब्ल्यूएस फैमिली नहीं है, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, इस तरह की डब्ल्यूएस फैमिली का यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या से, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, डब्ल्यूएस फैमिली नहीं लगानी। क्योंकि कई सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ क्या देख करके व्हाट डब्ल्यूएस फैमिली लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर व्हाट का कोई यूज़ नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग क्या से कर रहे हैं, क्या वह मुझ पर हंस रही है। तो यहाँ पर क्या से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले ना हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट प्लेस पे हमारा ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद सेकंड प्लेस पे हमारा ये सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारा थर्ड प्लेस पे जैसा बाकी का जैसा वो सीक्वेंस है उसी हिसाब से चलेगा। थर्ड प्लेस पे वर्ब आ गई, फिर आईएनजी आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। और यहाँ पर अगर नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो हम इज़ एम आर करेंगे सबसे पहले, उसमें से कोई एक चीज़, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा,
फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्या वह मुझ पर हंस रही है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इज एम आर में से कोई एक चीज़ लगाएंगे, और इज एम आर में से कौन सी चीज़ लगाएंगे वो आपको डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। आपको सब्जेक्ट पहले देखना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग हम क्या इज एम आर में से कोई एक चीज़ का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह, क्या वह मुझ पर हंस रही है, लड़की है, ये तो बात क्लियर है कि वह हंस रही है, और वह को हम क्या बोलते हैं, शी, वह को क्या बोलते हैं, शी। तो हमने शी लिख दिया। अब शी हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक चीज़ लगाने वाले हैं, या तो इज, या तो एम, या फिर आर। शी के साथ क्या लगाते हैं, अभी हमने पिछले सेंटेंस में देखा था, शी के साथ लगाते हैं इज, है ना। तो इज शी, और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम हम चलाने वाले हैं। इज शी लाफिंग, लाफ में आ जाएगा ing, और लाफिंग की प्रीपोजिशन मैंने आपको क्या बताई है, एट, और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मुझ पर, यू, सॉरी क्या है, मी, है ना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बड़ा सा। तो इज शी लाफिंग एट मी, क्या वह मुझ पर हंस रही है। तो इसका आंसर कैसे दोगे आप, आंसर होगा इसका यस या फिर नो में। यस शी इज लाफिंग एट यू। अब जिससे आपने पूछा है वो तो यू, आप उसके लिए तो आप यू ही हुए ना कि यस शी इज़ लाफिंग एट यू। अगर मैंने पूछा कि क्या वह मुझ पर हंस रही है, तो मैंने जिससे पूछा है तो वो क्या बोलेगा, हाँ वह तुम पर हंस रही है, नहीं वह तुम पर नहीं हंस रही है। तो अगर हाँ में आंसर देता है यस शी इज़ लाफिंग एट यू हो जाएगा, और यदि बोलता है नहीं तो यहाँ पर लिख देना है नो, और ये बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा, नो शी इज़ नॉट लाफिंग एट यू, है ना। क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा जिसमें हम क्या से स्टार्ट करते हैं, तो इज एम आर मतलब कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing आ जाएगा, फिर एट ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। उसके बाद अगर आंसर देना है इसका तो यस और नो, दो तरीके से आंसर मिलते हैं। यस वाले आंसर में यस शी इज़ लाफिंग एट यू, और नो वाले आंसर में नो शी इज़ नॉट लाफिंग एट यू, नहीं वह तुम पर नहीं हंस रही है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में ईजी तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जिन लोगों को इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो बहुत बिगिनर बच्चे हैं और जो बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि कहाँ से सीखें, तो उस व्यक्ति को, उस पर्सन को, उस छात्र को, उस स्टूडेंट को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि वह इन चीज़ों को बहुत ईजी तरीके से समझ सके, सीख सके और अपनी लाइफ में यूज़ करके, प्रैक्टिस करके और आगे बढ़ सके, इम्प्रूवमेंट कर सके। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।